नमस्कार, टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। जब नेताओं के सुर बदलने लगे तब समझा जाना चाहिए कि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जब लोगों की भावनाएं राजनीति का केंद्र बन जाए तो मतलब यही होता है कि चुनाव सर पर है। जब नेताओं को राम और जनता के काम याद आने लगे तो समझ लीजिए कि चुनाव करीब है। आपको 2019 की हर चुनावी चाल को समझाने और देश और दुनिया का पूरा हाल बताने के लिए हम फिर हाजिर हैं। सबसे पहले बात अयोध्या और राम की। सोमवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे। उन्होंने राम मंदिर के लिए थोड़ा धैर्य रखने की नसीहत दी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही साध्वी उमा भारती का सब्र जवाब दे गया। योगी राजनेता की तरह संतों को समझा रहे थे, लेकिन साध्वी से नेता बनी उमा भारती कह रही थी कि राम के राज के लिए सत्ता और सब कुछ कुर्बान। आपने इतना धैर्य रखा, मुझे लगता है कुछ दिन और धैर्य रखने की आवश्यकता है। मार्ग समस्या के समाधान की ओर जाएगा और संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आशावाद में एक दुनिया टिकी हुई है। मैं उन लोगों में से हूँ जो धैर्य धारण नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। 2019 से पहले मंदिर मुद्दे पर न सिर्फ संतों ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ाई है, बल्कि वीएचपी के पूर्व नेता प्रवीण तोगड़िया ने भी बीजेपी को मुश्किल में डालने की मुहिम छेड़ दी है। अयोध्या में रामलला के दर्शन कर तोगड़िया ने अपने नए संगठन अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद का ऐलान किया। लगे हाथ उन्होंने बीजेपी पर राम और राम भक्तों को धोखा देने का आरोप भी जड़ दिया। जब संसद में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, तब वार्ता की बात राम मंदिर का विषय भटकने का है। जब संसद में बहुमत है, तब न्यायालय की बात भी विषय को लटकाने की है। तोगड़िया ने मंदिर निर्माण को लेकर एक मसौदा तैयार कर पीएम मोदी को भेजने की बात कही और चेतावनी दी कि अगर 2 अक्टूबर तक बीजेपी ने मंदिर निर्माण को लेकर टाइमलाइन नहीं दी तो वे आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार को 4 महीने का समय दिया है, तब तक संसद में राम मंदिर का कानून बनाओ। कानून अयोध्या में राम मंदिर के लिए नहीं बनता है संसद में, तो अक्टूबर में यही लखनऊ से अयोध्या कुछ संतों के नेतृत्व में प्रारंभ होगी। तोगड़िया ने कहा कि मलमास की चिंता छोड़ रमजान की फिक्र करने वाली बीजेपी ने अगर मंदिर निर्माण का वादा नहीं निभाया तो 2019 में जनता उन्हें सबक सिखा देगी। हिंदू समाज ने चाहा तब कांग्रेस को भी सत्ता दी, चाहा तब भाजपा को भी सत्ता दी। यदि वह अहंकार में हिंदुओं की इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो हिंदू समाज चाहेगा तो तीसरे विकल्प को भी सत्ता देगा। 2019 की जंग से पहले मंदिर निर्माण के गरमाते मुद्दे ने बीजेपी के माथे पर शिकन पैदा कर दी है। सोमवार को अयोध्या में यूपी के सीएम योगी ने संता को मंदिर पर सब्र करने की सलाह दी थी, तो संतों ने 2 टूक कह दिया था कि वो अब इंतजार के मूड में नहीं है। मंदिर को लेकर संतों के ये तेवर देख योगी ने हालात की जानकारी संघ तक पहुंचाने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा दी। दिल्ली के झंडेवालान में आरएसएस के दफ्तर में योगी आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले। 3.5 घंटे तक दोनों के बीच राम से लेकर यूपी सरकार और संगठन के काम पर चर्चा हुई। 2019 की जंग जीतने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से संघ की शरण में चले गए। आज आरएसएस के नेताओं से मुलाकात के बाद आरएसएस ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश की रणनीति आरएसएस ही तय करेगा और जीतने का मंत्र भी आरएसएस ही देगा। फिल्म राजनीति का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि राजनीति में मुद्दे जलाए नहीं जाते, उन्हें गाड़ कर रखा जाता है ताकि वक्त आने पर उन्हें उखाड़ा जा सके। बीजेपी ने आज कांग्रेस पर हमला करने के लिए इमरजेंसी का गड़ा मुद्दा उखाड़ा। इमरजेंसी की 43वीं बरसी पर बीजेपी और मोदी सरकार ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखे तीर चलाए। इमरजेंसी की डरावनी यादें ताजा करने के लिए बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ने प्रधानमंत्री मोदी की आवाज और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता का सहारा लिया। 25 जून कोई भूल नहीं सकता है। सत्ता सुख के खातिर देश को आपातकाल के बंधनों में बांध करके जेल खाना बना दिया गया था। द्वार पर ताले लग गए थे। रेडियो वही बोलता था जो सरकार बोलती थी। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को। कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून। मत पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित।
इमरजेंसी की बरसी पर आज देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद कांग्रेस पर हमले की कमान संभाल रखी थी। वहीं देश के बाकी राज्यों में बीजेपी के बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बीजेपी इमरजेंसी के बहाने देश के लोगों को यह समझाना चाहती है कि कांग्रेस को सिर्फ सत्ता प्यारी है, लोकतंत्र नहीं। इमरजेंसी के दौरान समाजवादी नेताओं को टारगेट किया गया था, लेकिन आज की राजनीति में समाजवादियों का बड़ा धड़ा कांग्रेस के साथ है। इसलिए कांग्रेस के साथ ही समाजवादी नेताओं ने भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार इमरजेंसी के नाम पर अपनी नाकामियों से ध्यान भटका रही है। मोदी जी को 43 साल पुराने 21 महीने के आपातकाल पर जनमत नहीं मिला। मोदी जी को जनमत मिला था अच्छे दिन के आधार पर। ध्यान मत भटकाइए, सच बताइए। 49 महीने से जिस क्रूर औरंगजेब रूपी शासक ने इस देश के प्रजातंत्र को बंधक बनाया है, उसको जवाब तो देना पड़ेगा। बीजेपी के पास और कोई नई बात है नहीं, तो वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, वो इमरजेंसी से बदतर परिस्थिति है। आपके खिलाफ कुछ लिखा नहीं जा सकता, स्टोरी उतरवा दी जाएगी। मॉब लिंचिंग हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन गया। फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ बीइंग, फ्रीडम ऑफ बिकमिंग, फ्रीडम ऑफ ड्रेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, सब पे पहरेदारी है। संगीनों के साए में यह पूरा मुल्क जी रहा है। बीजेपी ने 43 साल पहले लगी इमरजेंसी को लेकर काला दिवस मनाया, तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ भारत बचाओ का नारा लगाते हुए लखनऊ में सड़क पर उतरी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार पर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इमरजेंसी का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया। जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए यूथ कांग्रेस के नेता विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। इसी दौरान उनकी भिड़ंत पुलिस से हो गई, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया, जिसमें कई कांग्रेस नेता बुरी तरह घायल हो गए। इनमें कांग्रेस विधायक अजय कुमार उर्फ लल्लू भी शामिल है। पुलिस की दमनकारी नीति, लगातार सरकार हम सब लोगों पर इस तरह की जुल्म, जाति और लाठी चलाकर हमारे विश्वास को नहीं तोड़ सकती। हम इस दमन के खिलाफ लड़ेंगे, अंत दम तक लड़ेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक लड़ेंगे। कितना गोली चलाना चलाओ, कितना मारना है मारो, हमने क्या पूछ रहे। इस देश में, इस प्रदेश में जो हो रहा है उसके लिए धरना प्रदर्शन करना गलत है क्या? इमरजेंसी पर कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला, तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने उन्हें आज का जिन्ना करार दिया। इस पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए संबित पात्रा को बच्चा बता दिया। In the present political scenario, I see him as a neo Jinnah, neo Jinnah, because this policy of playing a minority politics, this policy of instigating our Muslim brothers and sisters to break away from the mainstream is a very dangerous one, and he is a repeat offender. अरे संपित बच्चा है, बच्चों के बारे में नहीं बोलते, बच्चों के बाप से मुकाबला है हमारा, हम बाप को बोल रहे हैं। तो संपित बच्चा है, अभी छोड़िए ना। अभी तो कौन सी कंपनी में बेचारा वो इंजीनियर बना है, छोड़िए। हम तो देखिए उनके बाप से मुकाबला कर रहे हैं, उनके बड़ों से। बच्चों को जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को टाई टाई नहीं करना चाहिए। राजनीतिक उठापटक के बीच देश में क्या चल रहा है, एक नजर उन अहम खबरों पर। बरेली से लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक लड़की ने आरोप लगाया कि हिंदू बनकर एक युवक ने शादी का झांसा देकर रेप किया और अब धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा है। ओडिशा के भद्रक में एक घर से 17 कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया है। कुछ दिन पहले भद्रक के ही एक मकान से 140 कोबरा पकड़े गए थे। मध्य प्रदेश के खरगोन में दूषित पानी पीने से 80 लोगों को डायरिया हो गया है। इन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के लातूर में कोचिंग सेंटर संचालक अविनाश चावण की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अविनाश ने हाल ही में अव्वल छात्रों को 1 करोड़ के इनाम देने का ऐलान किया था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक घर में खुदाई के दौरान विस्फोटकों और हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। हथियारों की एक खेप एलटीटी के लिए बताई जा रही है।
यूपी के संभल में बारिश के लिए अजीब टोटका अपनाया गया। इंद्रदेव को खुश करने के लिए महिलाओं ने हल चलाया और बैलों की जगह खुद ही हल खींचा। गुजरात के सूरत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का पुतला जलाने से रोकने के दौरान एक सिपाही झुलस गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता पुतला दहन कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। बिहार के खगड़िया के जिला जज पर अपनी 24 साल की बेटी को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। बेटी के प्रेम प्रसंग से जज नाराज था। उधर पटना हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है। गुड़गांव के मैक्स अस्पताल पर आरोप लगा है कि लापरवाही की वजह से रांची की 52 साल की महिला की मौत हो गई। इलाज के नाम पर अस्पताल ने 12 दिन में 16 लाख का बिल बनाया था। अब रुक करते हैं बिहार का, जहां से बड़ी सियासी खबर आई है। जेडीयू चीफ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने धुर विरोधी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से फोन पर बात की है। नीतीश ने फोन कर लालू का हालचाल जाना। चारा घोटाले के सजा याफ्ता लालू इन दिनों अंतरिम जमानत पर हैं और वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आपातकाल की बरसी पर आपातकाल के दौरान की सियासत से उपजे इन दो बड़े चेहरों की इस बातचीत से कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं, खासकर ये देखते हुए कि हाल फिलहाल नीतीश कुमार मोदी सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। उधर लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने इस फोन कॉल पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, ये सौजन्य कॉल थी। लालू जी की सेहत के बारे में नीतीश जी ने जानकारी ली। हैरानी की बात यह है कि नीतीश जी को लालू जी की खराब तबीयत के बारे में 4 महीने बाद पता चला। मुझे उम्मीद है कि नीतीश जी का ये एहसास होगा कि वो लालू जी की सेहत के बारे में जानकारी लेने वाले आखिरी नेता हैं, जबकि बीजेपी एनडीए के मंत्रियों ने उनका हालचाल जाना था। नीतीश ने भले ही बड़े भाई लालू से बात की और उनका हालचाल जाना, लेकिन भतीजे तेजस्वी नीतीश चाचा के प्रति अपना रुख नरम नहीं कर रहे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे बंद हैं। पिछले दिनों कांग्रेस ने नीतीश को अपने साथ लाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन तेजस्वी ने कह दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं। हम नहीं लेंगे, दरवाजा बंद है, कई बार हम बोल दिए हैं। कल को हमारे चाचा को पलटू कहा जाता था, आने वाले दिनों में हमको भी पलटू कहेंगे। और तीसरी बात यह है, मान लीजिए हम ले लेते हैं, क्या गारंटी है, कौन गारंटी देगा कि वो दोबारा भाजपा में नहीं जाएंगे। जब हम राहुल गांधी जी से मिले थे तो ये बात स्पष्ट था कि लॉन्ग टर्म हमारा जो गठबंधन है, अलायंस है, लॉन्ग टर्म। मैं राहुल गांधी जी की बात को हम बता रहे हैं। तेजस्वी बेशक नीतीश के लिए दरवाजे बंद करने की बात कह रहे हों, लेकिन कांग्रेस महागठबंधन में नीतीश की वापसी चाहती है। रिश्तों की तलखी मिटाने की खातिर ही नीतीश कुमार ने लालू का हालचाल पूछा। पॉलिटिक्स में ऐसी पर्सनल बातें भी कई बार बड़ा काम कर जाती हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिरी में चुनाव हैं। अभी से ही नेता अपनी अपनी पार्टी के दफ्तर में टिकट के लिए दौड़ लगाने लगे हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो पार्टी के दफ्तर से ज्यादा मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं। उज्जैन के हरसिद्धि माता के मंदिर में नेता चुनाव के लिए टिकट की गुहार लगा रहे हैं। मंदिर की दान पेटी से कई प्रार्थना पत्र मिले हैं। एक पत्र रतलाम के एक बीजेपी नेता का है, जिसमें उन्होंने टिकट की गुहार लगाई है। पत्र में इस नेता ने 3-3 सीटों का जिक्र करते हुए उनमें से एक सीट से उम्मीदवारी दिला देने की प्रार्थना की है। हरसिद्धि मंदिर के प्रबंधक और पुजारी कहते हैं कि नेता इस तरह की लिखित गुहार पहले भी लगाते रहे हैं। चुनाव का साल है तो उसमें भी प्रत्याशी का लेटर निकला है, उसमें उसका कहना है कि भैया माता जी मुझे टिकट दे दे इस विधानसभा में। पूर्व में मेरा नाम 200 नंबर पे था, 2-3 विधानसभा की मांग करी, उसमें घटिया है, आगर मालवा है। आलीशान घरों में रहने वाले विधायकों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे विधायक से जो शमशान में सोता है। टीवी स्क्रीन पर आप जिस शख्स को खाते और सोते दिख रहे हैं वो टीडीपी के नेता और आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले के पालाकोल से विधायक निमल्ला रामानायडू हैं। रामानायडू ने शमशान घाट पर चारपाई लगाई और फिर चादर टांगकर सो गए। यहीं उन्होंने रात का भोजन भी किया और पूरी रात गुजारी। सुबह उठने के बाद यहीं घाट पर उन्होंने स्नान ध्यान किया और फिर चाय नाश्ता भी लिया। विधायक रामानायडू ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक बड़ा मकसद है। दरअसल इस शमशान घाट में लंबे समय से निर्माण कार्य अटका पड़ा था। भूत प्रेत के डर से कोई भी ठेकेदार और मजदूर यहाँ काम करने को तैयार नहीं होता था। सरकार बार बार निर्माण के लिए फंड जारी करती थी, लेकिन कोई
कोई भी टेंडर लेता नहीं था। ऐसे में विधायक रामा नायडू ने लोगों के दिमाग से भूत प्रेत का खौफ हटाने के लिए शमशान घाट में रात बिताने का फैसला लिया और उनका यह आइडिया काम भी कर गया। अगली सुबह से मजदूर शमशान घाट में काम करने को पहुंच गए और विधायक रामा नायडू का एक नेक मकसद पूरा हो गया। 2014 में बीजेपी की जीत में सोशल मीडिया का बड़ा रोल था। एक बार फिर बीजेपी उसी सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है, लेकिन और भी कारगर तरीके से। 2019 के लिए बीजेपी साइबर सेना तैयार कर रही है। साइबर सेना यानी सोशल मीडिया पर काम करने वाली टीम। बीजेपी की साइबर सेना विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए विशेष रूप से काम कर रही है और इसके लिए बाकायदा डाटा बैंक भी तैयार किया जा रहा है ताकि आरोपों का जवाब तथ्य और आंकड़ों के साथ दिया जा सके। साथ ही सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए भी डाटा बैंक का उपयोग किया जाएगा। साइबर सेना के एक व्यक्ति पर 300 कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से जोड़ने की जिम्मेदारी भी होगी। हमारी यह योजना है कि जैसे हमारे यहाँ हर बूथ पर एक पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख है, उसी तरह से एक साइबर योद्धा भी हमारा हर बूथ पर हो ताकि वह उस बूथ और उस बूथ भी होगी। हमारी यह योजना है कि जैसे हमारे यहाँ हर बूथ पर एक पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख है, उसी तरह से एक साइबर योद्धा भी हमारा हर बूथ पर हो ताकि वह उस बूथ और उस बूथ से जुड़े हुए जो हमारे मतदाता हैं उन तक सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उसका जो आम जनता को लाभ मिला है वह उन तक पहुंचाया जा सके। पीएम से क्यों दूर रखे जाएंगे मंत्री और सांसद, ये भी दिखाएंगे, लेकिन पहले जल्दी से देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। मुंबई के सायन अस्पताल में डॉक्टरों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई। हॉस्पिटल परिसर में तेज साउंड बजने से मरीजों की जान आफत में आ गई। ये वीडियो 7 जनवरी का बताया जा रहा है। एमपी के रीवा में विधायक नीलम मिश्रा ने मंत्री राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज कराया है। महिला विधायक का आरोप है कि मंत्री के दबाव में पुलिस उन्हें फंसा रही है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एक फर्नेस फैक्ट्री में धमाके से दर्दनाक हादसा हो गया। इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पंजाब के जालंधर में शादी समारोह में बीजेपी नेता ने जमकर फायरिंग की, जिससे बारातियों के बीच अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत बीजेपी नेता शीतल अंगुराल के खिलाफ केस दर्ज किया है। राजाजी टाइगर रिजर्व में ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब हाथी अपने झुंड के साथ रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था। यूपी के बुलंदशहर में 2 बच्चों के झगड़े के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। इस विवाद के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। यूपी के बांदा में प्रेमी की कहीं और शादी की खबर सुनकर प्रेमिका ने जमकर बवाल मचाया और उसकी पिटाई कर दी। साथ ही थाने जाकर उसने प्रेमी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। यूपी के बलिया से टीचर की शर्मनाक करतूत सामने आई है। ट्यूशन टीचर पर 10वीं की छात्रा से रेप का आरोप लगा है। थाने में शिकायत के बाद आरोपी फरार हो गया है। आगरा के शमशाबाद में एक युवती के बाल काटे जाने से हड़कंप मच गया। मां के साथ सो रही इस युवती के पैरों में हल्दी भी लगी हुई थी। ये साफ नहीं हुआ कि ऐसा किसने किया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश के 20 गांव के लोग गुलदार और हाथियों के उत्पात से दहशत में जी रहे हैं। आलम यह है कि अनहोनी की आशंका के चलते लोग शाम ढलते ही घरों में दुबक जाते हैं। यूपी की कानपुर देहात में तेज रफ्तार बस ने ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 4 ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और अब बात करते हैं पीएम मोदी की सुरक्षा की। पिछले दिनों मोदी की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ था, जिसके बाद नए सिरे से गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा की समीक्षा की और एक गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अब एसपीजी की हरी झंडी के बगैर मंत्री
तक मोदी के पास फटक नहीं पाएंगे, यानी मंत्री भी फटक नहीं पाएंगे। एडवाइजरी के मुताबिक पीएम मोदी के पास आने से पहले मंत्रियों की सुरक्षा जांच होगी। मंत्रियों की जांच होगी तो जाहिर है मोदी के करीब आने से पहले अफसरों को भी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। एडवाइजरी में पीएम मोदी को रोड शो कम करने की सलाह दी गई है। रोड शो के दौरान मोदी पर ज्यादा खतरे की आशंका जाहिर की गई है, इसलिए रोड शो की जगह जनसभाएं करने की सलाह दी गई है। पीएम की सुरक्षा के लिहाज से छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी जैसे राज्यों को ज्यादा संवेदनशील माना गया है। नक्सल प्रभावित राज्यों में मोदी के दौरे पर पुलिस वालों को ज्यादा सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। बात अब आरएसएस पर प्रणब मुखर्जी के इफेक्ट की। 7 जून को जब कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय गए तो कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, लेकिन प्रणब के इस दौरे में अब आरएसएस को काफी फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। प्रणब के दौरे के बाद पश्चिम बंगाल के लोगों में आरएसएस से जुड़ने की दिलचस्पी बढ़ गई है। सदस्यता लेने के लिए आरएसएस को बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे हैं। 1 जून से 6 जून तक ज्वाइनिंग के लिए आरएसएस को औसतन 378 आवेदन रोज मिले, लेकिन 7 जून को आरएसएस मुख्यालय में प्रणब के भाषण के बाद औसतन 1200 से 1300 आवेदन रोज संघ के पास आ रहे हैं। इन आवेदनों में 40% से ज्यादा पश्चिम बंगाल से आए हैं। प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल से आते हैं और वहां इनका काफी प्रभाव है। यही वजह है कि प्रणब के आरएसएस मुख्यालय जाने के बाद संघ में दिलचस्पी लेने वालों में बंगाल के लोगों की तादाद ज्यादा दिख रही है। अब बात भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की, जिसने भारत से भागने के 2 साल बाद 5 पन्नों का एक बयान जारी कर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की है। 13 बैंकों का 9,000 करोड़ का लोन पचाकर लंदन भागे माल्या ने अपने बयान में कहा है कि उसे राजनीतिक तौर पर फंसाया जा रहा है। उसने ये भी कहा कि वो कर्ज लौटाना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा करने से रुकने की साजिश हो रही है। बयान में माल्या ने कहा है कि मैंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली दोनों को 15 अप्रैल 2016 को पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैं इन पत्रों को सार्वजनिक कर रहा हूं। मैं बैंकों का बकाया पैसा वापस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे बैंक डिफॉल्टर्स के पोस्टर बॉय के तौर पर पेश किया जा रहा है। ईडी ने मेरी कंपनी और मेरे रिश्तेदारी की 13,900 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। सीबीआई और ईडी ने सरकार और बैंकों के इशारे पर मेरे खिलाफ झूठे आरोपों के साथ चार्जशीट दायर की है। सरकार और एजेंसियों की तरफ बार बार टारगेट किए जाने से मैं तंग आ गया हूँ। 14,000 करोड़ की संपत्ति बेचकर बैंकों का लोन चुकाने की इजाजत के लिए मैंने कर्नाटक हाईकोर्ट में अर्जी भी दी है। अगर सीबीआई और ईडी मेरी इस अर्जी का विरोध करते हैं तो साफ हो जाएगा कि इनकी मंशा बैंकों को उनका पैसा वापस दिलाने की नहीं है। अगर राजनीतिक मंशा से इसमें बाधा खड़ी की जाती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उधर माल्या के इस बयान पर सरकार ने कहा है कि उसके पास लोन चुकाने के बहुत मौके है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। Dr. Malia wanted to pay the banks. I think he had a whole large, many years in which to have done so. दरअसल माल्या का ये बड़ा दांव है। वो अपने इन बयानों और याचिकाओं को ब्रिटेन की कोर्ट में ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारत की अर्जी ब्रिटेन की कोर्ट में लंबित है। माल्या ब्रिटेन की अदालत को यही बताना चाहते हैं कि भारत में उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। उधर विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे फर्जीवाड़ा करने वालों से बचने की पढ़ाई अब टॉप बिजनेस स्कूल में भी होगी। कई बिजनेस स्कूल आर्थिक फर्जीवाड़े को अपने कोर्स का हिस्सा बना रहे हैं, जहां ये बताया जाएगा कि माल्या और नीरव जैसे मामलों से कैसे निपटा जाए। IIM, XLRI जमशेदपुर, SPJIMR मुंबई अपने कोर्स में बदलाव करने जा रहा है। इन बिजनेस स्कूलों में पढ़ाया जाएगा कि आर्थिक फर्जीवाड़े से कैसे बचा और निपटा जा सकता है। कोर्स में नैतिकता, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस किया जाएगा। सिलेबस में माल्या केस, PNB घोटाला जैसे हाई प्रोफाइल मामलों को शामिल किया गया है। IIM बैंगलोर में MBA कोर्स के चेयरमैन का कहना है कि हमें उम्मीद है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नैतिकता से जुड़े कोर्स छात्रों को एक सीमित ज्ञान के दायरे से बाहर निकलने में मदद करेंगे। इससे उन्हें समाज के लिए सकारात्मक बदलाव लाने की स्किल सीखने को भी मिलेगी। आपको बाबा बर्फानी के दर्शन भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले देश को हैरान परेशान करने वाली कुछ और खबरें। महाराष्ट्र के पुणे में एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार का ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ।
यूपी के अलीगढ़ में गभाना टोल प्लाजा पर दबंगों ने कर्मचारियों से मारपीट की। हमलावरों ने पहले पिस्तौल की बट से हमला किया और फिर कार में बैठकर फरार हो गए। गुजरात के सूरत में दिन दहाड़े मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। कुछ बदमाशों ने एक युवक की लात घूंसों से पिटाई कर दी। इस दौरान लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। यूपी के मुरादाबाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। ये पूरा विवाद कोचिंग सेंटर का पोस्टर लगाने को लेकर था, जिसके बाद कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर के मालिक की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। केरल के चर्च में पादरी का पाप, क्या फिर उड़ने लगा है पंजाब? बहनों ने बारिश में आग लगा दी। टुनाइट विद दीपक चौरसिया। क्या है ना, सिर्फ एक स्पेशलिस्ट को पहचान सकता है। प्रीमार्क मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, परसों से सरसों। आज इतने पुराने गाने, कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन, जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो खाने वालों की लिस्ट लंबी हो जाती है, और होगी ही जब बिरयानी बने स्पेशल लंबे दाने वाले राइस से। फॉर्च्यून बिरयानी स्पेशल बासमती राइस, क्योंकि खाने का मजा तो है खिलाने में। कुछ बदलोगे तभी सब कुछ बदलेगा। अपना प्रोटीन ड्रिंक बदलो, न्यू हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस। इसके ट्रिपल ब्लेंड फॉर्मूला में है 3 हाई क्वालिटी प्रोटीन्स और 33% प्रोटीन, जो आपकी ताकत बनाए रखे और दे एनर्जी हर दिन। हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, चूज द बेटर प्रोटीन। दशमूल और कई गुणकारी हर्ब से बना डाबर दशमूल अरेस्ट लौटाए नई माओ की खून ताकत और लौटाए ताकत कमजोरी में भी। कमजोरी हो जैसी भी दूर करे दशमूल अरेस्ट, डाबर दशमूल अरेस्ट। कोई भी सेकंड हैंड व्हीकल हो, कार, बाइक या प्लेन, बाइंग और सेलिंग के टाइम अच्छे भी बकरा बन जाते हैं। तो डाउनलोड करो द ऑरेंज बुक वैल्यू ऐप और जानो हर गाड़ी का इन 10 सेकेंड्स। तो अब से कौन बकरा नहीं बनेगा? ऑरेंज बुक वैल्यू, रीसेल का MRP। जब दांत खाज खुजली सताए, इंसान बेबाक नाचने लग जाए, ऐसे में खुजली नहीं, चुपचाप रिंग आउट डस्टिंग पाउडर लगाए, क्योंकि रिंग आउटिंग तो दांत खाज खुजली सब आउट। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दशमूल और कई गुणकारी हर्ब से बना डाबर दशमूल अरेस्ट लौटाए नई माओ की खून ताकत और लौटाए ताकत कमजोरी में भी। कमजोरी हो जैसी भी दूर करे दशमूल अरेस्ट, डाबर दशमूल अरेस्ट। सोने सा खरा मेरा स्वराज, हर मुश्किल से बड़ा, जिद पे अड़ा, खूबियों से भरा खुद मैंने। स्वराज में काम करने वाले अधिकतर इंजीनियर खुद किसान हैं, इसीलिए अपने खेती के तजुर्बे और इंजीनियरिंग के हुनर से वो बनाते हैं मेरा स्वराज। अरे प्रिया ऐसे ही कर देना जब पिंपल हो जाता है। लड़कों के जिद्दी पिंपल्स आसानी से नहीं जाते हैं, इसलिए हिमालय मेन पिंपल क्लियर नीम फेस वॉश। इसमें है पावरफुल नीम एक्सट्रैक्ट्स जो लड़कों के पिंपल्स पर करे फास्ट और स्ट्रॉन्ग एक्शन। ट्राई हिमालय मेन नीम फेस वॉश, जो बना है खास लड़कों के लिए। तो गाड़ी पक्की? कागज पूरे हैं या बनवाओगे? सर सारे कागज और ट्रांसफर की पेपर वर्क भी। कागज? आपका भरोसा जीतने के लिए हम कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ट्रू वैल्यू यानी कंप्लीट ट्रस्ट। आयुर्वेद के पन्नों का ज्ञान, 65 सालों का अनुभव, ब्राह्मी और आंवला के प्राकृतिक गुणों से बना बजाज ब्राह्मी आंवला आयुर्वेदिक तेल, जो बनाए बालों को मजबूत और उनका गिरना करे कम। बजाज ब्राह्मी आंवला आयुर्वेदिक केश तेल। हम सबके अंदर है एक चैंपियन, और इस चैंपियन के लिए फॉर्च्यून सोया बड़ी का दम। ये सुपर सोकिंग से बने सुपर यम और दूध से 15 गुना ज्यादा है इसका प्रोटीन का दम। फॉर्च्यून सोया बड़ी, यम जो दे चैंपियंस को दम।
टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका फिर से स्वागत है। पाकिस्तान के बीबी जिहादी प्लान के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि शैलजा हत्याकांड और दाती रेप कांड में क्या अपडेट है। लेकिन अभी बात अमरनाथ यात्रा की। 2 दिन बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। उससे पहले इंडिया न्यूज आपको बाबा बर्फानी के दर्शन करा रहा है। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुफा में बड़ा सा शिवलिंग प्रकट हो गया है। बाबा बर्फानी के भक्त हिमलिंग के दर्शन को बेताब है, लेकिन हम आपको आज ही अमरनाथ गुफा के दर्शन करा रहे हैं। सर प्रसन्नता लग रही है सर, जाना है भोलेनाथ पहले जत्थे में दर्शन करने की बहुत ख्वाहिश थी सर। 3 साल से आ रहा था लगातार, चौथी बार नंबर लगा पहले जत्थे में आने का मौका मिला बाबा के पास। बहुत उत्साह है मन में, बहुत जाने का उत्साह है, फीलिंग अच्छी लग रही है। सब भाइयों उनका साथ मिलेगा। उधर गुफा के आसपास भारी बर्फबारी हुई है और गुफा के आसपास बर्फ की चादर सी पसर गई है। खास बात यह है कि बर्फ में अटखेलियां करते स्नो बियर भी दिख रहे हैं। यहाँ स्नो बियर कभी कभार ही दिखते हैं। उधर अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर आने जाने वाले की गाड़ियों की जांच की जा रही है, तो दूसरी तरफ पहली बार अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ ने मोटरसाइकिल स्क्वाड तैयार किया है। इस स्क्वाड के जवान पूरे रूट पर पेट्रोलिंग करेंगे। इस बार की जो सुरक्षा है पहले से किस तरह से भिन्न देखने को मिलेगी? जो भी इनपुट्स नए आए हैं, जैसे इस बार एक नया हाईवे है जो कि यूज होगा बाईपास अब बन ट्रैक करने के लिए, उसका भी पायलट प्रोजेक्ट इस बार डाला है। तो बहुत सारी नई चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अरेंजमेंट्स जो कि की जा रही हैं। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान नए नए हथकंडे अपनाता है और इस बार हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाकिस्तान ने मासूम बच्चों को मोहरा बनाया है, लेकिन भारतीय जवानों ने उनका ये प्लान फेल कर दिया है। दरअसल ये खुलासा किया है 9 साल के इस मासूम बच्चे ने, जिसे सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ से घुसपैठ करते देखा। जैसे ये बच्चा फेंसिंग के पास पहुंचा, तभी भारतीय सेना के जवानों ने इसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चा जो है आर्मी की तरफ से हैंड ओवर हुआ है यहाँ पुलिस स्टेशन पुंछ को लास्ट नाइट, और आर्मी की तरफ से बताया गया है कि फेंस के नजदीक ही आ गया था, वहां से उन्होंने एप्रीहेंड किया है। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है और उसे कुछ लोग उसके घर से बहला फुसला कर ले गए थे। इसके बाद बच्चे को अंधेरे का फायदा उठाकर पीओके से पुंछ इलाके में दाखिल कराया गया। फिलहाल पुलिस इस बच्चे से पूछताछ में जुटी है। साथ ही बच्चे के पास से कुछ खाने पीने का सामान भी बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि बच्चे के जरिए पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ का रूट तलाशने की कोशिश कर रहे थे। और बात दिल्ली के शैलजा मर्डर केस की। इंडिया न्यूज आज आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा है जो शैलजा की हत्या के तुरंत बाद का है। ये वीडियो चश्मदीद ने अपने मोबाइल पर बनाया था। ये तस्वीरें दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर इलाके की हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा द्विवेदी सड़क पर अचेत पड़ी हैं और चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी है। शैलजा की पूरी बॉडी खून से लथपथ है। हम आपको ये तस्वीरें साफ साफ नहीं दिखा सकते। वहीं इसके अलावा वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें शैलजा के मर्डर का आरोपी मेजर निखिल हांडा अपनी कार से मेरठ भागते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली मेरठ टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। तस्वीरों में मेजर निखिल हांडा की होंडा सिटी कार टोल बूथ के बगल से निकलते हुए साफ नजर आ रही है। वहीं शैलजा मर्डर केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि आरोपी मेजर निखिल हांडा की 3 और गर्लफ्रेंड थी। इनमें से एक गर्लफ्रेंड ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया है कि मेजर निखिल शैलजा की तरह उसको ब्लैकमेल कर रहा था। मेजर हांडा ने इस गर्लफ्रेंड से कहा था कि मैंने शैलजा को खत्म कर दिया है और अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। बात त्रिशा से रेप केस में फंसे दाती मदन राजस्थानी की, जिसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने दाती को तीसरी बार अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। इस दौरान दाती क्राइम ब्रांच दफ्तर में इधर उधर टहलता हुआ नजर आया। दाती के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। भक्तों के बीच अपनी बात पूरे आत्मविश्वास से रखने वाला दाती हताश और निराश नजर आ रहा था। इस बीच दाती के आश्रम से जुड़े नवीन गुप्ता, सचिन जैन को भी क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया।
पुलिस ने दाती नवीन और सचिन जैन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। सोमवार को भी इन 3 लोगों से पूछताछ होगी। दाती ने पिछली बार पूछताछ के दौरान इन दोनों का नाम दिया था और अपने खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया था। उधर इस मामले में दाती की अब तक गिरफ्तारी न होने पर साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि इस मामले में कोर्ट की ओर से सर्च वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस ने अब तक दाती को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के डीसीपी को आदेश देते हुए कहा कि पुलिस मामले से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट हर हफ्ते कोर्ट में दाखिल करे। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। राजस्थान में चुनावी साल है, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर सूबे में सवाल उठ रहे हैं। बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी और हत्या के बाद आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। पोखरण में हिंदू संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला और प्रदर्शन किया, तो जैसलमेर में ग्रामीणों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नाम से पुलिस को ज्ञापन सौंपा। वहीं आज पुलिस ने आरोपी रईस उर्फ रशीद को कोर्ट में पेश किया। उधर राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले की जाँच रिपोर्ट मांगी है। केरल में एक चर्च के 5 पादरियों पर शादीशुदा महिला का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। ये पूरा मामला कोट्टयम जिले के थिरुवल्ला का है। पीड़ित महिला के पति की शिकायत पर ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च ने 5 पादरियों को उनके पद से हटा दिया है। आरोप है कि इन पादरियों ने चर्च में ईश्वर के सामने अपने पाप स्वीकार करने आई महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया। महिला के पति ने दावा किया कि उनके पास आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सबूत मौजूद हैं। वहीं चर्च के पीआरओ का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब बात पासपोर्ट विवाद में फंसी तन्वी सेठ की। लखनऊ के पासपोर्ट दफ्तर पर धार्मिक भेदभाव का आरोप कर लगाने वाली तन्वी सेठ का पासपोर्ट रद्द हो गया है। पुलिस की जांच रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ कि तन्वी सेठ ने पासपोर्ट बनवाने के लिए गलत जानकारी दी थी। पासपोर्ट ऑफिस को तन्वी ने बताया था कि वो अपने पति अनस सिद्दीकी के साथ नोएडा में नौकरी करती है, लेकिन उनका काम ऐसा है कि वो लखनऊ में रहकर ही ऑफिस का काम कर लेती हैं। लेकिन जब पुलिस ने तन्वी के मोबाइल कॉल डिटेल खंगाला तो पता चला कि 14 जून से पहले तन्वी नोएडा में ही रह रही थी। जब भी तन्वी ने फोन किया तो उनकी लोकेशन नोएडा और दिल्ली की ही मिली। ऐसे में तन्वी सेठ पर झूठी जानकारी देने का केस दर्ज हो सकता है। आपको बता दें, तन्वी सेठ के निकाहनामे में सादिया अनस नाम दर्ज है और उन्होंने पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन देते वक्त निकाहनामे का नाम छिपाया था। पासपोर्ट अधिकारी विकास मिश्रा ने जैसे ही ये निकाहनामा देखा तो उसके बाद ये पूरा बवाल खड़ा हो गया और तन्वी सेठ ने उनके ऊपर बदसलूकी का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र में किसानों को कर्ज देने के नाम पर सेक्स की डिमांड करने वाले आरोपी बैंक मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला बुल्ढाना जिले का है, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर राजेश हवीशे ने किसान की पत्नी को लोन देने के बदले शारीरिक संबंध बनाने को कहा। इसके बाद महिला और उसके पति ने पुलिस से आरोपी बैंक मैनेजर और चपरासी के खिलाफ शिकायत की। महिला ने आरोपी बैंक मैनेजर के साथ मोबाइल पर हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी। फिलहाल पुलिस आरोपी बैंक मैनेजर और चपरासी से पूछताछ में जुटी है। इस बार की जो सुरक्षा है पहले से किस तरह से भिन्न देखने को मिलेगी? जो भी इनपुट्स नए आए हैं, जैसे इस बार एक नया हाईवे है जो कि यूज होगा, बाईपास अब बन गए हैं, उस पर क्या व्यवस्थाएं होनी है। कुछ नई टेक्नोलॉजी है, RFID डिवाइसेस हम लोग यूज कर रहे हैं व्हीकल्स को ट्रैक करने के लिए, उसका भी पायलट प्रोजेक्ट इस बार डाला है। तो बहुत सारी नई चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अरेंजमेंट्स जो कि की जा रही हैं। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान नए नए हथकंडे अपनाता है और इस बार हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाकिस्तान ने मासूम बच्चों को मोहरा बनाया है, लेकिन भारतीय जवानों ने उनका ये प्लान फेल कर दिया है। दरअसल ये खुलासा किया है 9 साल के इस मासूम बच्चे ने, जिसे सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ से घुसपैठ करते देखा। जैसे ये बच्चा फेंसिंग के पास पहुंचा तभी भारतीय सेना के जवानों ने इसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चा जो है आर्मी की तरफ से हैंडओवर हुआ यहाँ पुलिस स्टेशन पुंछ को लास्ट नाइट और आर्मी की तरफ से बताया गया है कि फेंस के नजदीक ही आ गया था, वहां से उन्होंने एप्रीहेंड किया है। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है और उसे कुछ लोग उसके घर से बहला फुसला कर ले गए थे। इसके बाद बच्चे को अंधेरे का फायदा उठाकर POK से पुंछ इलाके में दाखिल कराया गया। फिलहाल पुलिस इस बच्चे से पूछताछ में जुटी है। साथ ही बच्चे के पास से कुछ खाने पीने का सामान भी बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि बच्चे के जरिए पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ का रूट तलाशने की कोशिश कर रहे थे।
शैलजा मर्डर केस में आरोपी मेजर निखिल ने क्या खुलासा किया ये भी बताएंगे, लेकिन पहले एक नजर दुनिया के बाकी देशों की खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेतरतीब से बिखरे बालों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। ट्रंप ने खुलासा किया कि वो विग लगाते हैं। 72 वर्षीय ट्रंप का कहना है कि ये सबसे अच्छी चीज है जो उन्हें मिली है। अमेरिकी तटीय राज्य हवाई अड्डे के समुद्री तट के पास किलायू ज्वालामुखी पिछले काफी समय से लगातार धधक रहा है। ज्वालामुखी से फूटते और फिर बहते हुए लावे का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लावा समुद्र में मिलते दिख रहा है। चीन के यानताई प्रांत में एक ट्रक ड्राइवर ने कई गाड़ियों को रौंद दिया, जिससे एक शख्स की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। इस घटना का वीडियो सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को मार गिराया। रूस के कजान शहर में सर्कस के दौरान एक शुतुरमुर्ग का दर्शक पर हमले का वीडियो सामने आया है। करतब दिखाने के दौरान शुतुरमुर्ग रिंग की दीवार फांदकर दर्शकों के बीच जा पहुंचा, जिससे अफरा तफरी मच गई। और अब बात दिल्ली के शैलजा मर्डर केस की। इंडिया न्यूज आज आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा है जो शैलजा की हत्या के तुरंत बाद का है। ये वीडियो चश्मदीद ने अपने मोबाइल पर बनाया था। ये तस्वीरें दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर इलाके की हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा द्विवेदी सड़क पर अचेत पड़ी हैं और चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी है। शैलजा की पूरी बॉडी खून से लथपथ है। हम आपको ये तस्वीरें साफ साफ नहीं दिखा सकते। वहीं इसके अलावा वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें शैलजा के मर्डर का आरोपी मेजर निखिल हांडा अपनी कार से मेरठ भागते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली मेरठ टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। तस्वीरों में मेजर निखिल हांडा की होंडा सिटी कार टोल बूथ के बगल से निकलते हुए साफ नजर आ रही है। वहीं शैलजा मर्डर केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि आरोपी मेजर निखिल हांडा की 3 और गर्लफ्रेंड थी। इनमें से एक गर्लफ्रेंड ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया है कि मेजर निखिल शैलजा की तरह उसको ब्लैकमेल कर रहा था। मेजर हांडा ने इस गर्लफ्रेंड से कहा था कि मैंने शैलजा को खत्म कर दिया है और अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। बात त्रिशा से रेप केस में फंसे दाती मदन राजस्थानी की, जिसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने दाती को तीसरी बार अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। इस दौरान दाती क्राइम ब्रांच दफ्तर में इधर उधर टहलता हुआ नजर आया। दाती के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। भक्तों के बीच अपनी बात पूरे आत्मविश्वास से रखने वाला दाती हताश और निराश नजर आ रहा था। इस बीच दाती के आश्रम से जुड़े नवीन गुप्ता, सचिन जैन को भी क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया। पुलिस ने दाती, नवीन और सचिन जैन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। सोमवार को भी इन 3 लोगों से पूछताछ होगी। दाती ने पिछली बार पूछताछ के दौरान इन दोनों का नाम लिया था और अपने खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया था। उधर इस मामले में दाती की अब तक गिरफ्तारी न होने पर साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि इस मामले में कोर्ट की ओर से सर्च वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस ने अब तक दाती को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के डीसीपी को आदेश देते हुए कहा कि पुलिस मामले से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट हर हफ्ते कोर्ट में दाखिल करे। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। राजस्थान में चुनावी साल है, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर सूबे में सवाल उठ रहे हैं। बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी और हत्या के बाद आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। पोखरण में हिंदू संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला और प्रदर्शन किया, तो जैसलमेर में ग्रामीणों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नाम से पुलिस को ज्ञापन सौंपा। वहीं आज पुलिस ने आरोपी रईस उर्फ रशीद को कोर्ट में पेश किया। उधर राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। केरल में एक चर्च के 5 पादरियों पर शादीशुदा महिला का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। ये पूरा मामला कोट्टयम जिले के थिरुवल्ला का है। पीड़ित महिला के पति की शिकायत पर ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च ने 5 पादरियों को उनके पद से हटा दिया है। आरोप है कि इन पादरियों ने चर्च में ईश्वर के सामने अपने पाप स्वीकार करने आई महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया। महिला के पति ने दावा किया कि उनके पास आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सबूत मौजूद हैं। वहीं चर्च के पीआरओ का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
और अब बात पासपोर्ट विवाद में फंसी तन्वी सेठ की। लखनऊ के पासपोर्ट दफ्तर पर धार्मिक भेदभाव का आरोप कर लगाने वाली तन्वी सेठ का पासपोर्ट रद्द हो गया है। पुलिस की जांच रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ कि तन्वी सेठ ने पासपोर्ट बनवाने के लिए गलत जानकारी दी थी। पासपोर्ट ऑफिस को तन्वी ने बताया था कि वो अपने पति अनस सिद्दीकी के साथ नोएडा में नौकरी करती है, लेकिन उनका काम ऐसा है कि वो लखनऊ में रहकर ही ऑफिस का काम कर लेती हैं। लेकिन जब पुलिस ने तन्वी के मोबाइल कॉल डिटेल खंगाला तो पता चला कि 14 जून से पहले तन्वी नोएडा में ही रह रही थी। जब भी तन्वी ने फोन किया तो उनकी लोकेशन नोएडा और दिल्ली की ही मिली। ऐसे में तन्वी सेठ पर झूठी जानकारी देने का केस दर्ज हो सकता है। आपको बता दें, तन्वी सेठ के निकाहनामे में सादिया अनस नाम दर्ज है और उन्होंने पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन देते वक्त निकाहनामे का नाम छिपाया था। पासपोर्ट अधिकारी विकास मिश्रा ने जैसे ही ये निकाहनामा देखा तो उसके बाद ये पूरा बवाल खड़ा हो गया और तन्वी सेठ ने उनके ऊपर बदसलूकी का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र में किसानों को कर्ज देने के नाम पर सेक्स की डिमांड करने वाले आरोपी बैंक मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला बुल्ढाना जिले का है, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर राजेश कागीशे ने किसान की पत्नी को लोन देने के बदले शारीरिक संबंध बनाने को कहा। इसके बाद महिला और उसके पति ने पुलिस से आरोपी बैंक मैनेजर और चपरासी के खिलाफ शिकायत की। महिला ने आरोपी बैंक मैनेजर के साथ मोबाइल पर हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी। फिलहाल पुलिस आरोपी बैंक मैनेजर और चपरासी से पूछताछ में जुटी है। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी और बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत अपने डांस के लिए मशहूर हैं। यूं तो दोनों के डांस का अंदाज अलग अलग है, लेकिन दोनों अगर स्टेज शेयर करें तो ये फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। कुछ ऐसा ही नजारा हाल में एक इवेंट में देखने को मिला। बॉलीवुड में बारिश को लेकर आपने कई गाने देखे और सुने होंगे। अक्षय कुमार और रवीना टंडन की फिल्म मोहरा का गाना टिप टिप बरसा पानी एक ऐसा ही गाना है जिसे बारिश के मौसम में गुनगुनाने से लोग खुद को रोक नहीं पाते। कुछ ऐसा ही किया है बॉलीवुड की देशी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने। बारिश के मौसम का लुत्फ उठाते हुए प्रियंका ने अपनी बहन परिणीति चोपड़ा के साथ टिप टिप बरसा पानी पर गाने पर डांस किया और उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो गोवा का है, जहां प्रियंका परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गई हुई है। ओडिशा में पहली बार ट्राइबल क्वीन कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया। कोरापुट जिले में आदि रानी 2018 कलिंग जनजातीय रानी प्रतियोगिता हुई, जिसमें 200 से ज्यादा आदिवासी लड़कियों ने हिस्सा लिया। फिनाले में 20 से ज्यादा लड़कियों ने रैंप पर जलवा बिखेरा। प्रतियोगियों ने अपने पारंपरिक ड्रेस पहनकर रैंप पर कैटवॉक किया। इस प्रतियोगिता की खास बात यह रही कि इसके लिए किसी तरह का ऑडिशन नहीं किया गया था। इस प्रतियोगिता में पहली जनजातीय रानी के तौर पर पल्लवी दारू को ताज पहनाया गया। पंजाब में सत्ता में आने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे को नशा मुक्त बनाने का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद अभी भी समस्या पर लगाम नहीं लग पाई है। ड्रग्स के चलते सूबे में मौतों का सिलसिला जारी है। ताजा मामला तरनतारन का है, जहां ड्रग्स के ओवरडोज से एक नौजवान की मौत हो गई। 2 दिन में ड्रग्स के ओवरडोज से सूबे में 3 मौतों के मामले सामने आए हैं। बात मौसम की। भीषण गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली एनसीआर को मौसम के बदले तेवरों से काफी राहत मिली है। मुंबई, गुजरात और हैदराबाद को तरबतर करने वाला मानसून अभी दिल्ली की चौखट से दूर है। हालांकि आज मौसम के बदले मिजाज ने दिल्ली की गर्मी और उमस से थोड़ी राहत जरूर दिलाई, लेकिन अभी मानसून की बारिश के लिए दिल्ली एनसीआर को 28 जून तक इंतजार करना होगा। अभी हमारे पास चूंकि मानसून की सिचुएशन अच्छी है, कंडीशन फेवरेबल है, तो 28 तारीख को हमारे पास जो मानसून है दिल्ली एनसीआर में आ जाएगा। कल शाम से 27 तारीख की शाम से हमारे पास जो रेनफॉल एक्टिविटी स्टार्ट होगी और जो कि 28-29 में भी चलेगी। सो कह सकते हैं कि 27 और 27 की शाम में और 28 तारीख को दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश होगी और जो मानसून की बारिश। दिल्ली से हटकर बात करें गुजरात की, तो गुजरात के वडोदरा, वलसाड, सूरत और अरावली में बारिश के चलते हुए जलभराव से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। वलसाड और सूरत के आसपास के इलाकों में एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। भरूच में भारी बारिश के बाद नदियों और नालों में आए उफान से सड़कों पर सैलाब बहता नजर आया। इसी सैलाब में यात्रियों से भरी एक बस फंस गई। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने यात्रियों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला।
अब बात करते हैं थाईलैंड की, जहां पूरी जूनियर फुटबॉल टीम बाढ़ में फंस गई और पिछले 3 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। थाईलैंड के चियांग में एक गुफा में फुटबॉल टीम घूमने गई थी, तभी भारी बारिश हो गई और गुफा में पानी घुस गया और टीम फंस गई। इस टीम में 11-12 साल के 12 खिलाड़ी और 25 साल का उनका कोच है। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेवी से लेकर आर्मी तक की टीम लगी है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं खेल के मैदान और सिनेमा की सतरंगी दुनिया में। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों को लेकर सचिन तेंदुलकर ने बड़ा बयान दिया है और कहा उनके 24 साल के करियर में टीम के साथ ऐसी स्ट्रेंथ कभी नहीं रही। माना जा रहा है कि सचिन का ये बयान टीम के गेंदबाजों को बेस्ट करने की प्रेरणा देगा। टीम इंडिया ने इंग्लैंड में अपने पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, लेकिन लोगों की निगाहें सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर पर ही रहीं, जिन्होंने इस दौरान नेट पर गेंदबाजी की। इस दौरान टीम के कोच रवि शास्त्री ने उन्हें कुछ टिप्स दिए। अर्जुन को जुलाई में श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर 19 टीम में चुना गया है। 25 जून 1983 को वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। उस समय टीम का हिस्सा रहे क्रिकेटर मदन लाल ने बताया कि टीम ने वर्ल्ड कप की जीत का जश्न उधार की शैंपेन से मनाया था। ये शैंपेन किसी और ने नहीं बल्कि फाइनल में हारने वाली कैरेबियाई टीम से ली गई थी। श्रीलंका ने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने के मामले में लेग स्पिनर जेफरी वेंडर्स को वेस्टइंडीज दौरे से वापस स्वदेश भेज दिया है। वेंडर्स सेंट लूसिया टेस्ट खत्म होने के बाद नाइट क्लब में पाए गए थे। रूस में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप में जापान और सेनेगल के मैच की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान एक शख्स ने महिला स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को किस करने की कोशिश की। हालांकि रिपोर्टर जूलिया ने खुद को पीछे हटा लिया और उस शख्स को जमकर फटकार लगाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी सिंगर निक जोन्स का रिश्ता सुर्खियों में है। एक बार फिर दोनों कैमरे में कैद हुए और गोवा में साथ लंच करते नजर आए। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द दोनों सगाई कर सकते हैं। छोटे पर्दे की ग्लैमरस अभिनेत्री हिना खान सोशल मीडिया पर फिर ट्रोल हो रही हैं। हिना ने बोल्ड आउटफिट में एक फोटो शेयर की, जिस पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए यहाँ तक लिख दिया कि मुस्लिम होने के नाते कुछ तो शर्म करो। राजकुमार राव और कंगना रनौत की फिल्म मेंटल है क्या में जिमी शेरगिल की भी एंट्री हो गई है। कंगना जिमी की साथ में तीसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों तनु वेट्स मनु और उसके सीक्वल में साथ दिखे थे। बॉलीवुड ने पंचम दा के नाम से मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। मुंबई में अमोल गुप्ते, सोनू निगम और शिवानी कश्यप ने इस दौरान अपने सुरों से समा बांधा। हैदराबाद के एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की है कि अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचाई तक जा सकती है। ज्योतिष डी ज्ञानेश्वर ही इससे पहले चिरंजीवी और रजनीकांत की पॉलिटिक्स में एंट्री की भविष्यवाणी समेत कई सच बातें बोल चुके हैं।